संडे जो पेपर नहीं देगा मंडे को अपने पेरेंट्स को बुला के लाना, नहीं तो उसी दिन मंडे को हम यहाँ से वापस करेंगे। जो संडे पेपर नहीं देगा पेरेंट्स को नेक्स्ट डे बुला के लाएगा। पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, पेपर कंपलसरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए हैं? 14 तक हो गए, 15 वाले। हाँ सर 14 तक 14 तक हो गए? यस सर। ओके 15 क्वेश्चन देखो। 14 करना है। 14 हो गया? हो गया था। हो गया था सर। चलो 14 क्वेश्चन में दिया गया है ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी कोलाइड्स एंड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। देन 14 नहीं हुआ है। हाँ सर 14 ही हुआ। वो नई और पुरानी बुक है उसकी वजह से, आप जिसके पास नई बुक है वो देखें, उनका नहीं हुआ है। यस सर। तो ए मास ऑफ 1 kg ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दिखाओ आपके कॉपी में हुआ है तो दिखाओ। चलिए देखो 1 kg, दिग्विजय आप आगे आओ बेटा, एक सीट आगे आओ। ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स एंड स्टिक्स टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। देखो ये ब्लॉक है और ये आगे चल के किससे टकराता है बताओ? वुडन ब्लॉक से। तो मास 1 kg ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, ये 1 kg का है और आगे चलता है और इससे टकरा जाता है, इससे चिपक भी जाएगा। तो फिर जब इससे स्टिक हो जाएगा तो अब ये दोनों एक साथ मूव करने लगते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन कोलाइड्स विद 5 kg और दूसरा ब्लॉक कितने kg का है? 5 kg। 5 kg का है, लेकिन ये रेस्ट पर है, इसकी स्पीड कुछ भी नहीं है और ये किस स्पीड से बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों पूछा गया किस स्पीड से चलेंगे। व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ 1 kg प्लस 5 kg? अभी कितने बन गए बोलो? 6 kg के हो गए हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत की जरूरत अब पड़ रही है, जो कि पढ़ाया नहीं गया है आपकी बुक में, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है। तो कुछ पोर्शन डिलीटेड है लेकिन कुछ नहीं डिलीटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या सीखेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक नया रूल बन के आता है मुझे, उस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो कि मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक का मास ma है और दूसरे का मास क्या है? mv है, और ये आपस में कोलाइड करेंगे। ये बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब ड्यूरिंग कोलिजन में ये दोनों आपस में टकराएंगे और टकराने पर क्या ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे? ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, ये जो पहले वाला आ रहा है तृप्ति, इसकी स्पीड है u8। कितनी स्पीड है? और जो ये b वाला आ रहा है इसकी स्पीड क्या है? ub। अब ये टकराने के बाद इसका मास ma है, इसका मास mv है, फिर ये दोनों वापस लौट गए, ये इधर लौट गया और इधर लौट गया। इसकी इनिशियल स्पीड u8 थी। जैसे तुम स्ट्राइकर से किसी कॉइन को या गोटी को मारते हो तो स्ट्राइकर कहीं चला जाता है, गोटी कहीं चली जाती है। तो पहले कुछ और स्पीड होती, बाद में कुछ और हो जाती है, सही है? तो इसमें UA से आया था और रोहित, और बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई बोलो? आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद कितनी हो गई? VA।
और जो यूबी से आया था बी वाले के बीबी को देखो सिर्फ, तो इनिशियल यूबी थी और फाइनल क्या हो गई वीबी। ए को देखो यूए थी और फाइनल क्या हो गई वीए। यूए वीए यूबी और वीबी, दैट इज एमए दैट इज एमबी। की बात समझ आ गई? तो आए टक्कर मारी और चले गए, ठीक है। जब ये दोनों टक्कर मार रहे थे तो क्या इसमें एक्शन और रिएक्शन पेयर था? एक ने दूसरे पर एक्शन किया होगा तो दूसरे ने इस पर क्या किया होगा रिएक्शन किया होगा। तो मान लीजिए इसने इस पर एक फोर्स लगाया इस वाले पर बी पर, तो बी को इधर फोर्स लगा, फोर्स ऑन बी बाई ए, और बी ने किस पे फोर्स लगाया बोलो ए पे, तो उस पे क्या लिखा जाएगा फोर्स ऑन ए बाई, इसे क्या पढ़ोगे फोर्स ऑन बी बाई ए, और इसे क्या पढ़ोगे ए पे कौन फोर्स लगाया बताओ, ए पे तो बी लगा रहा है, तो क्या पढ़ोगे फोर्स ऑन ए बाई बी। क्या तुमको रोहित ऐसा लगता है कि फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाई ए? ऐसा लगता है तो क्यों लगता है अनुष्का, ऐसा क्यों लगता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक माइनस का साइन बताया करो, बैठे मत रहो। दैट इज क्या चीज है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। दो चीजें टकराती हैं तो इक्वल फोर्स लगाती हैं कि नहीं, दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाती हैं। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों लिख दिया, तो क्या लिखें कि दैट इज एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा फोर्स ऑन ए की बात करो, इसको अब अलग अलग करके मानो, दोनों को अलग अलग। तो ए पे फोर्स क्या होगा अभी बताओ, क्या तुमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है जिसमें ये कहा गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स ऑन ए। फोर्स ऑन ए निकालना चाहती हो ना, बताओ इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, यहाँ से देख के बताओ। फोर्स ऑन ए को क्या लिखोगे बोलो, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, ऑफ मोमेंटम ऑफ ए, और वहां क्या लिखें बोलो माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी। तो इसमें बताओ इसका फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम यहां से देखिए बताओ एम ए बी ए, और इनिशियल कितना है एम ए यू ए, और कितने टाइम में टक्कर हुई, टी टाइम में टक्कर हुई। यहाँ देखो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, दैट इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, यही तो फोर्स होता है, यहाँ भी वही कर रहे हैं। पी फाइनल कितना है बताओ श्रेया, एम बी वी बी, और पी इनिशियल कितना है, ये तुम्हें मालूम है ना कि फोर्स क्या होता है, पी फाइनल और माइनस पी इनिशियल अपॉन टी, और पी फाइनल होता है एम वी और पी इनिशियल क्या होता है, तो वही फार्मूला लगा रहा हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, देखो लगा दिया कि नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं, लगा दिया। और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, हाँ बोलो यू बी एम बी यू बी बाई टी। यहाँ तक ठीक है अनिकेत, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। टी से टी कट गया क्योंकि इक्वल टाइम तक टक्कर होगी दोनों की। और अब क्या तुम्हारे पास बचा बताओ, एम ए बी ए माइनस एम ए यू ए, इट इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी और माइनस एम बी यू बी, माइनस अंदर ले जाओ तो एम ए बी ए और माइनस एम ए यू ए, इट इज माइनस एम बी वी बी और प्लस एम बी यू बी। इतनी बात हो गई, देख लो ये माइनस इसको कर दिया प्लस कर दिया। अब इसको क्या करिए, एम ए वी ए वाले एक तरफ ले लो और इसको एक तरफ ले लो, तो क्या होगा बोलो, देखिए
एम ए बी ए और प्लस एम बी बी बी, एम बी 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 इधर ले लिया और उधर उसको ले लो, दैट इज एम ए यू ए और प्लस एम बी यू बी। अब जरा देखो इस चीज को देखिए अनिकेत, ये क्या है? अच्छा, इस समय जो शुरू में इसे तुम एक सिस्टम मानो, ये मुझे बताओ अनिकेत, जो शुरुआत का टोटल मोमेंटम कितना है? टोटल जोड़ डालो सारे मोमेंटम को, इसका अमाउंट ऑफ मोशन और इसका टोटल जोड़ के बताओ इनिशियल मोमेंटम कितना है? एम ए यू ए और प्लस एम बी यू बी। और अब बताओ जब ये टक्कर हो गई तो फाइनल मोमेंटम कितना है? एम ए बी बी फाइनल, एम ए वी ए और प्लस एम बी बी बी। तो ये चीज जो यहाँ और यहाँ है, क्या यहाँ पे ये पी आई नहीं है? यस सर। ये क्या है? ये पी एफ है। बी बी वाले क्या होते हैं? पी एफ इज इक्वल्स टू पी आई। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से समझो एक बार आशना, मेरा कहने का मतलब अब इसको आसान तरीके से बताएं, ठीक है? इधर देखो, अगर मेरा एक मास m1 है और दूसरा मास कौन सा जा रहा है? m2। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, सीधे भी तो चल के टकरा सकती है। मान लो ट्रक जा रही कार से टकरा जाए, सीधे भी जा सकती है। तो अब ये एक पूरा एक सिस्टम मानिए मौजूद, तो मुझे बताओ इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है मौजूद? बताइए, टोटल जोड़ के बताओ जरा। अगर ये पहली वाली चीज u1 से चल रही है, दूसरी चीज किससे चल रही है? u2 से। तो सबको जोड़ के बताओ टोटल मोमेंटम। इसका मोमेंटम बताओ। अच्छा सर m1 u1 प्लस m2 u2। सही है, इसे क्या लिखोगे? m1 u1 प्लस m2 u2। मान लो बाहर से कोई फोर्स ना लगाए, ये आपस में ही टकराए और टकराने के बाद फिर ट्रक भी चलने लग जाए अपनी स्पीड बदल के और कार भी चलने लग जाए, तो ये मास अब किस किस स्पीड से चलेंगे भाई? टक्कर मारने के बाद तो स्पीड बदल जाएगी। तो इसकी स्पीड मान लो v1 हो गई और इसकी कितनी हो गई? बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। मान लो एक नाव पे 4 आदमी बैठे हुए हैं और चारों हिलना डुलना शुरू कर दें, तो क्या नाव इंडिया से अमेरिका पहुंच जाएगी? अंदर ही अंदर हिलते रहें। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो उनका टोटल मोमेंटम क्या बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। मोमेंटम तो तभी बदलता है ना जब फोर्स लगता है। सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई, तो क्या मोमेंटम चेंज होगा? क्योंकि मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो फोर्स कहते हैं। फोर्स तो किसी ने लगाया ही नहीं है, तो आपस में टकरा रहे हैं। लिफ्ट कई लोग ऊपर नीचे होने लगे, तो क्या लिफ्ट ऊपर या नीचे चली आएगी? कुछ नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। इसी मेज पे अगर मान लो 4 बिल्लियाँ कूदें, तो क्या मेज ही चल देगी? कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो वो अब बोलो, इसका बहुत अच्छा बता रहे हैं मौजूद। फाइनल मोमेंटम बताओ। m1 v1 सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये देखो, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? पी एफ इज इक्वल टू पी आई। एक बार मैं बोलता हूँ फिर स्टेट करो, ठीक है? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, then the total momentum of the system before collision is equal to total momentum of system after collision। इस लाइन पे एक पेन है। यदि कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो संघट्ट से पूर्व का संयोग संघट्ट के उपरांत के संवेग के समान होता है। फिर से एक बार सुन लो, बोलना इस पे पेन। अभी आपने सब कुछ आप ही ने बताया, मैंने तो नहीं बताया। इफ नो, कोई फोर्स नहीं लगाया गया, आपस में ही टकराए, इसे एक सिस्टम मान लो, तो क्या अगर आपस में कितने भी लोग टकराते रहे तो क्या वो पूरी बॉडी या सिस्टम का ही मूव कर जाएगा? धरती में ही लोग लड़ने लगे, बम फोड़ने लगे, तो क्या जो अर्थ है वो सन की ऑर्बिट से ही अलग हो जाएगी क्या? अब वो और किसी स्टार अल्फा सेंचुरी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगेगी क्या? नहीं करेगी ना। तो हमारे टकराने से या लड़ने से धरती की ऑर्बिट पे क्या होगा? हम तो उसी के सिस्टम हैं। फिर से समझो, इफ नो, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इतना ही बोलना है। If no external force is applied, then total momentum before collision is equal to total momentum after collision. सही, अब इस चीज को हम लिख देते हैं और इसी का इस नियम का नाम बताओ। Law of conservation of momentum. चलो इस चीज को लिखे, बात समझ आ गई? यही चीज तो तुमको स्वास्थ्य का यहाँ बताया गया ना, दैट इज वी ए वाले वी और यू भी वही चीज वहां से डिडक्ट हो गई। सही है, देखो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड देन total momentum before collision is equal to total momentum after collision. प्रभात इस चीज को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कंजर्व है, जब बदल ही नहीं रहा तो क्या कंजर्व नहीं है? कोई चीज ना बदले तो इसका क्या मतलब होता है? कंजर्व। लॉ ऑफ कंजर्वेशन पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है F इज इक्वल्स टू ma और दूसरा फार्मूला है ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2। ये सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट, दोनों न्यूटन के ही हैं, समझो। कौन सा बताया? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये दैट इज P इनिशियल इट इज इक्वल्स टू P फाइनल। ठीक है, फिर से देखिए अनुष्का, इसको कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब है सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सम ऑफ, समझ में आ गई बात? रिपीट करो जरा ऐसा एक बार। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ। एक बार आप ही डिवेलप करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। टोटल मोमेंटम आफ्टर, सही है? बोलो दोस्तों, समझ में आ गई बात? मोमेंटम नहीं बदलेगा, यही चीज अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ 14 क्वेश्चन, इसी वजह से करा रहा हूँ। चलो देखो, मुझे ये बताओ आरिश कि यहाँ पी आई कितना है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। आफ्टर तो चिपक के चलने लग गए, और ये क्या है? बिफोर कोलिजन, वो कितना है? और आफ्टर कोलिजन का भी बताओ। तो P1 का फार्मूला लगाओ, m1 u1 और प्लस m2 u2। जरा फार्मूला तो लगाओ। 10 kg मीटर पर सेकेंड प्लस कहाँ से आ गया? आप बताओ, पहले मास बताओ, वही जगह जहाँ जो है वही प्लस करो। 10 kg मीटर पर 10 यहाँ लिखो। अंकित आप बताओ। सर 1 kg 1 इंटू 10 तो kg मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या लिखो? प्लस 5 इंटू 0 सही है। तो 10 प्लस 0 तो कितना आ गया? 10 kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। श्रेया, अब देखो ये जो इनकी टक्कर हो गई है, कोलिजन हो गया है, कोलिजन हो गया है। तो अब इन दोनों का मास मिल गया है, अब ये सिंगल मास हो गया, मिल गया मास। तो अब इसका P फाइनल बताओ। तो दोनों मास को m1 प्लस m2 चिपक गए ना, स्टिक हो गए। और इनकी कुछ वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस वेलोसिटी को क्या माना जा सकता है?
v। सही है कि नहीं? मास तो एक साथ चिपक गया तो एक ही साथ मूव करेंगे ना स्वास्तिका। तो वो जो भी हम फाइनल निकालना एक साथ मूव करेंगे, टोटल मास इनटू टोटल वेलोसिटी। हाँ बोलो। तो अब देखो m1 प्लस m2 कितना है? जब दोनों चिपक गए 1 kg और 5 kg चिपक गया तो क्या हो गया? 1 प्लस 5 तो 6 हो गया। और क्या फाइनल आपको मालूम है? फाइनल वेलोसिटी नहीं पता? अब हम अगला स्टेप क्या करने जा रहे हैं बताओ अली? बोलो। यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला स्टेप क्या है? ये यूज करो, क्योंकि फोर्स तो लगा नहीं, आपस में ही टकराए। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कितना हो गया? 6v। तो Pi is equals to Pf, that is momentum of the system does not change until unless external forces apply। किसी भी चीज का टोटल मोमेंटम तब तक नहीं बदलता जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहेगा। तो ये लिख दिया, मोमेंटम ऑफ सिस्टम does not change until unless external forces apply। अब देखो that is Pi कितना है, यहाँ से पता करो। 10 kg मीटर पर सेकंड इट इज इक्वल टू 6v। यूनिट की कोई बात नहीं, कर लिख दो। Pi इज इक्वल टू Pf लिख दिया तो v कितना आ गया? 10/6। तो v कितना आ जाएगा? दैट इज 1.66 मीटर पर सेकंड। तो अब उनका जो ब्लॉक है वो किस स्पीड से चलेगा? 1.66 मीटर पर सेकंड से चलेगा। अगर मान लो आपको A और B में दिक्कत है तो मैं इसको 1 और 2 करके करा देता हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजियर हो जाएगा। अब देखो दैट इज डिड्यूस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो क्वेश्चन क्या दिया गया है? इफ m1 मास हिट्स m2 मास then reduce law of conservation of momentum। ये आसान तरीका है। देखिए m1 मास हिट कर रहा है तो ये m1 मास है और ये m2 मास है, आपस में एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। ठीक है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये किस स्पीड से चल रहा है? u1। ये किस स्पीड से चल रहा है? u2। आपस में इन दोनों ने टक्कर मारी। टक्कर होने के बाद क्या होगा? इनमें टक्कर हो गई, फिर दोनों फिर से चलने लगते हैं। दोनों में स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये m1 और ये m2 ये डिफरेंट स्पीड से चलने लगे। ये v1 से चलने लगा और ये किससे चलने लगा? टक्कर से पहले, टक्कर के दौरान, टक्कर के उपरांत। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सही है? बिफोर डिड्यूस का मतलब है कि यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू फाइंड आउट द फार्मूला डिडक्शन। दैट इज, ये कैसा है बताइए? बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन। अब जरा देखो, जब ये आपस में टक्कर मारेंगे तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? एक फोर्स इस पर लगेगा, एक्शन और रिएक्शन फोर्स होंगे। तो ये फोर्स ऑन 1, कौन सा फोर्स? फोर्स ऑन 1, और ये 2 पे है तो फोर्स
फोर्स ऑन टू, टू पे कौन लगाएगा, वन ही लगा। और ये किस पर फोर्स है, चिट्ठी बोलो, फोर्स ऑन वन, वन पे अगर टू टक्कर मारा तो लगाएगा। अच्छा एक हमने आप नहीं थी तो एक लॉ बताया था कि जब दो चीज़ों में टक्कर होती है तो वो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। इस चीज़ को क्या कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोलो बात समझ में आ गई कि दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, जब दो टक्कर होती है तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। दो लोग टकरा रहे हैं तो ये नहीं कोई कहेगा कि हमने तो तुमको हल्के से टक्कर मारी फूल की तरह और तुमने पत्थर की तरह मार दी, ऐसा नहीं होगा। दो अगर मारेंगे तो इक्वल टक्कर होगी, इक्वल फोर्स लगेगा। बात समझ आएगी नहीं। अब आगे देखो, इसको कौन सा नियम कहते हैं, बोलो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा ये बताइए अनिकेत, फोर्स ऑन वन क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन वन। क्या बोला जाएगा, बोलो, वन में जितना चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ होगा रेट, उतना ही तो उस पर फोर्स लगा होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि नहीं। तो इसे क्या लिखेंगे, बोलो, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन वन। और इसे क्या लिखेंगे, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन मोमेंटम इन टू। ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सही है। टी से टी को कट कर दो और डेल्टा पी वन को क्या लिख लो, दैट इज एम, यहाँ से देखो एम वी वन और माइनस यू वन, और इधर क्या लिख लो, यहाँ भी लिखो, लेकिन इसमें m1 लिखना क्योंकि ये वन के केस के लिए, इसका मास m1 है, इसका क्या, और v2 माइनस u2। समझ आया कुछ, जब यहाँ तक तो तुम्हें समझ आया ना। और फिर ये भी पहले बताया जा चुका है, उसकी वैल्यू बस प्लेस की है, सिर्फ तुम अलग अलग देखो दोनों को। तो इसमें कितना चेंज हुआ, mv1 माइनस mu1, इसमें कितना चेंज हुआ इधर वाले, तो जितना चेंज हुआ उतना ही तो उस पर फोर्स लगा होगा। निगेटिव साइन तो उसके लिए कि एक्शन और रिएक्शन अपोजिट होते हैं। इतनी बात तुमको श्रेया समझ में आ गई। हाँ बोलो। बहुत आ जाता है तो वीडियो टूट जाता है, क्या करेंगे।